आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट आइनोट्रोपिक ड्रग। स्टार्ट करते हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग का मतलब क्या होता है? वो दवाइयाँ जो कि क्या करें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें, फिर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दें, उसको हम कहते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग। अगर यहाँ लिखा होता है नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि वो ड्रग जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दें। अगर लिखा होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, इसका मतलब क्या होता है? वो दवाइयाँ जो कि क्या करें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें। आगे लिखा है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग एजेंट, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि क्या करें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें। इनहेंस कार्डिक मसल कॉन्टिन्यूटी एंड थस इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। ये बेसिकली क्या करती हैं? ये बेसिकली कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करती हैं। किस तरीके से करती हैं? ये बेसिकली क्या करेंगे, हार्ट की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हार्ट ज़ोर से खून को क्या करेगा, पुश करेगा आगे। इससे क्या हो जाएगा, जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है? यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हार्ट जो है 1 मिनट में बेसिकली कितना खून आगे पुश कर रहा है, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट बेसिकली हमें हार्ट की एफिशिएंसी को दिखाता है कि हार्ट कितना एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। अगर ज़ोर से हार्ट खून को पुश कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गन तक जो सप्लाई जा रही होगी खून की, वो जा रही होगी ज़्यादा। यानी कि ऑर्गन को अच्छी मिकदार में क्या मिल रहा है, खून मिल रहा है। यानी कि ऑर्गन तक ऑक्सीजन की डिमांड सही जा रही है, और ऑर्गन यानी कि सही ऑक्सीजन मिल रही है उसको, यानी कि ऑर्गन को न्यूट्रिएंट भी सही मिल रहे हैं, क्योंकि जब खून जा रहा है तो खून में क्या है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो ऑर्गन को सही खून की सप्लाई चाहिए, यानी कि सही ऑक्सीजन मिल रही है और सही न्यूट्रिएंट मिल रही है। ठीक है, आगे लिखा है हमारे पास, ऑल दो दीज ड्रग एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, इन ईच केस द एंट्रोपिक एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन दैट इनहेंस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कार्डिक मसल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आइनोट्रोपिक ड्रग होते हैं बेसिकली, उनका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग का बेसिकली काम क्या होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। ये कॉन्ट्रैक्शन को किस तरीके से बढ़ाते हैं? बेसिकली सेल के अंदर फ्री कैल्शियम करके। हम जानते हैं कि सेल के अंदर जितना फ्री कैल्शियम होगा उतना ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग क्या करते हैं, सेल के अंदर फ्री कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म में डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन काम एक ही करें कि क्या करते हैं, फ्री कैल्शियम को बढ़ाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं अगर फ्री कैल्शियम ज़्यादा होगा सेल के अंदर तो क्या होगा, हमारे पास जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि बेसिकली डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड के बारे में बताया गया है। तो पहला तरीका हमारे पास लिखा हुआ है डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर फ्री कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं। यानी कि दूसरे पास में बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, सेल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर देंगे, फ्री कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड। लिखा हुआ है दी कार्डिक ग्लाइकोसाइड आर ऑफन कॉल्ड डिजिटलिस और डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड। हम जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं इनको हम डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं वो बेसिकली हमें मिलते हैं डिजिटलिस प्लांट से मिलते हैं। डिजिटलिस प्लांट का दूसरा नाम है फॉक्सग्लोव प्लांट। ठीक है, फॉक्सग्लोव प्लांट जो होता है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत फूल होता है हमारे पास। इसकी शेप जो होती है बेल शेप होता है, यानी कि घंटी की शेप की तरह होता है। और इसका जो कलर होता है वो बेसिकली यानी कि यूजुअली कलर जो मिलता है पर्पल, लेकिन पिंक कलर और वाइट कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेसिकली डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड होते हैं, क्योंकि फॉक्सग्लोव प्लांट डिजिटलिस प्लांट से मिलते हैं। आगे लिखा हुआ है, दे आर अ ग्रुप ऑफ केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स दैट कैन इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल एंड देयरफॉर आर वाइडली यूज्ड इन ट्रीटिंग हार्ट फेलियर। तो हमारे पास जो फॉक्सग्लोव प्लांट यानी कि जो डिजिटलिस प्लांट है, इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कार्डिक ग्लाइकोसाइड मिलते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के क्या मिलते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड मिलते हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्या है, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, यानी कि इस ग्रुप में क्या आती है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो कि किससे मिल रही है, इस फॉक्सग्लोव प्लांट से मिल रही है। लेकिन इन मेडिसिन की खास बात क्या होगी, इन सारी मेडिसिन की खास बात ये होगी कि सारी मेडिसिन अपने केमिकल स्ट्रक्चर में क्या करती होंगी, एक दूसरे से रिजेंबल करती होंगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसका केमिकल स्ट्रक्चर इससे मिल रहा होगा, फिर इसका इससे मिल रहा होगा, यानी कि सबका क्या होगा, रिजेंबल करता होगा एक दूसरे से। ठीक है, इतना डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास इसको हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड कह रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड यानी कि बहुत, ये सारी मेडिसिन जो है बेसिकली क्या करती हैं, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगी। यानी कि किसी का अगर हार्ट वीक है, हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्या करेंगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देंगी। इसके बाद आगे लिखा है हमारे पास कि लाइक द एंटी अरिथमिक ड्रग डिस्क्राइब इन चैप्टर 17, द कार्डिक ग्लाइकोसाइड इन्फ्लुएंस द सोडियम एंड कैल्शियम आयन फ्लोज इन द कार्डिक मसल देयर बाय इंक्रीजिंग contraction of the atrial and ventricular myocardium, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। यानी कि हमारे पास जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है और हमारे पास जो एंटी एरिथमिक ड्रग होती हैं, बेसिकली ये दोनों काम करती हैं हार्ट की मसल्स पे काम करती है। कहाँ काम करती हैं, हार्ट की मसल यानी कि मायोकार्डियम पे काम करती हैं ये दोनों। ठीक है, ये करती क्या है, बेसिकली ये ड्रग सोडियम और कैल्शियम का जो फ्लो होता है, सोडियम और कैल्शियम आयन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर लेती हैं। अब यहाँ ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है हमारे पास कि सोडियम और जो कैल्शियम आयंस हैं बेसिकली ये काम किस तरीके से करती हैं, ये काम करती हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप के ज़रिए। ये पंप क्या करता है, ये पंप बेसिकली क्या करेगा, सोडियम को अंदर लेके आएगा, उसके बदले में जो कैल्शियम अंदर होगा वो बाहर जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज होगा।
सोडियम अंदर आ रहा है और कैल्शियम बाहर जा रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या करती हैं, ये सोडियम आयन का जो फ्लो था बाहर उसको रोक देंगे, यानी कि सोडियम आयन का उस तरीके से फ्लो नहीं है, यानी कि बहुत कम क्या सेल के अंदर आ रहा है, और जो कैल्शियम है वो भी बहुत कम जाएगा सेल के बाहर, यानी कि कैल्शियम की मिकदार क्या हो जाएगी, सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कैल्शियम को कार्डियक ग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या करते हैं, कैल्शियम को ज़्यादा देर तक क्या करते हैं, सेल के अंदर रोक के रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो पावरफुल होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो अच्छे से होती है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, कैल्शियम को ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास, द डिजिटाइलिस ग्लाइकोसाइड शोज ओनली अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अ थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव डोज एंड डोज दैट आर टॉक्सिक और इवन फैटल, यानी कि जो डिजिटाइलिस ग्लाइकोसाइड या कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं बेसिकली उनकी फॉर एग्जाम्पल ये डोज क्या दे रही है, फ़ायदा दे रही है, तो ये डोज इनकी क्या देगी, नुकसान देगी मरीज़ को, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क करने पर, यानी कि बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस मरीज़ को ख़तरा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दवाइयों को क्या करना होता है, बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना होता है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा करने पर क्या होता है, ये टॉक्सिक डोज बन जाती है। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम खाने में क्या करें, खाने में बिल्कुल नमक की हमने सही अमाउंट डाली तो हमें खाना परफेक्ट टेस्ट देगा, लेकिन अगर खाने में बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा हो गई नमक की, तो पूरा खाने का मज़ा ख़राब हो गया, ठीक है, तो पूरा खाना ही ख़राब हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, इनकी थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा करने पर क्या होता है, पेशेंट यानी कि पेशेंट की डोज क्या बन गई, टॉक्सिक बन गई, दवाई की डोज इफेक्टिव नहीं बल्कि टॉक्सिक है, ठीक है। देयरफॉर द ड्रग्स हैव अ लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कार्डिक ग्लाइकोसाइड यानी कि जो डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड है बेसिकली इनकी सेफ डोज और इनकी हार्मफुल डोज के दरमियान बहुत ही कम फ़र्क होता है, यानी कि इस मैंने ये डोज हमारे पास इफेक्टिव थी और मैंने इसको थोड़ा सा बिल्कुल इंक्रीज़ कर दिया, क्या बन गई, हार्मफुल बन गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स, यानी कि सेफ डोज और हार्मफुल डोज के दरमियान फ़र्क, ठीक है। सेफ डोज को हम थेरेप्यूटिक डोज भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है द मोस्ट वाइडली यूज एजेंट इज डिजॉक्सिन, क्या मतलब वो देखिए हम बात कर चुके हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उनमें क्या आती है, बहुत सारी मेडिसिन की कैटेगरी, यानी कि बहुत सारी मेडिसिन आती है इसमें, ठीक है। सबका काम क्या है, सबका काम एक ही होता है कि क्या करना, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना। ये सब मिलती कहाँ से है, डिजिटालिस प्लांट यानी कि फॉक्सग्लोव प्लांट से मिल रही है, ठीक है। अच्छा, यानी कि इनका काम सबका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना, लेकिन सबका जो इफेक्ट होता है थोड़ा अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, इसका ड्यूरेशन इफेक्शन यानी कि कितने देर बाद काम करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये काम करेगी 5 मिनट बाद, ये काम करेगी 10 मिनट बाद, ये काम करेगी 1 घंटे बाद, यानी कि इनका ड्यूरेशन इफेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन सबका काम एक ही है। इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अलग हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये देर से ऑब्जर्व होगी, जल्दी हो जाएगी ऑब्जर्व बॉडी में, तो ये भी अलग हो सकता है, लेकिन काम सबका एक ही, क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना। तो ठीक है, हमारे पास जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड बहुत सारे हैं, डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है, गिटॉक्सिन है, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन क्या है, हमारे पास कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, लेकिन ये बहुत कॉमन है, यानी कि कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है हार्ट फेलियर के पेशेंट में जिनकी कॉन्ट्रैक्शन कम हो, ठीक है। तो उन्हें कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि इफेक्टिव भी है, ठीक है, और बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज एजेंट इज डिजॉक्सिन, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, यानी कि हमारे पास जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन है बेसिकली वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इस बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ सिस्टोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन। हम ये बात जानते हैं, हमारे पास सेल की कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी और रिलैक्स करने की एबिलिटी, यानी कि दोनों डिपेंड करते हैं कैल्शियम पे, क्योंकि अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हमारे पास फ्री कैल्शियम ज़्यादा होगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर फ्री कैल्शियम कम होगा सेल के अंदर तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेल रिलैक्स करेगा, ठीक है। आगे लिखा है फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मस्ट बी लोड फॉर द कार्डिक मसल टू रिलैक्स। क्या मतलब वो देखिए, हमारे पास जो सेल होता है कार्डिक मसल, उसके अंदर अगर फ्री कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, यानी कि फ्री कैल्शियम वो कैल्शियम जो कि किसी और मॉलिक्यूल से बाउंड ना हो, चिपका हुआ ना हो, बल्कि वो अलग हो, फ्री घूम रहा हो, उसको हम कहते हैं फ्री कैल्शियम। तो अगर सेल के अंदर कार्डिक सेल के अंदर बेसिकली फ्री कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या करेगा, कार्डिक सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इस कार्डिक सेल को रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स कार्डिक मसल सेल को रिलैक्स करने के लिए बेसिकली क्या ज़रूरी है कि इस फ्री कैल्शियम की अमाउंट को कम किया जाए, ठीक है, ताकि वो कार्डिक मसल का सेल बेसिकली रिलैक्स हो सके। अगर इसकी अमाउंट कम नहीं होगी, फ्री कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये सेल रिलैक्स नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी अमाउंट को कम करना ज़रूरी है, बिकॉज रिलैक्सेशन करनी है इसने। The sodium calcium exchanger plays an important role in this process by extruding calcium from the myocyte in exchange of sodium। तो फिगर 16.8 क्या मतलब कि हमारे पास इस मसले को हल करने के लिए, यानी कि सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर, कार्डिक मसल सेल के अंदर बेसिकली फ्री कैल्शियम की अमाउंट को कम करने के लिए क्या होता है, एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, बाहर जो सोडियम होगा उसको अंदर लेके आएगा, बदले में क्या होगा, एक्सचेंज ना, यानी कि बदले में क्या होगा, जो कैल्शियम होगा सेल के अंदर, फ्री कैल्शियम, उसको बाहर निकाला जाएगा, ताकि क्या हो जाए, हमारे पास अंदर जो सेल के अंदर है कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए, फ्री कैल्शियम की मिकदार, ताकि जो कार्डिक मसल सेल है बेसिकली रिलैक्स कर सके, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, कार्डिक मसल रिलैक्स करते हैं। ये फिगर 16.8 देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है।
ये फिगर हमें ये दिखा रही है कि डिजॉक्सिन का एक्शन क्या होता है हार्ट के सेल्स पर। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ डिजॉक्सिन इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। क्या मतलब, वो हार्ट के सेल की यानी कि हार्ट के सेल के मेम्ब्रेन पर बेसिकली क्या होता है, मेम्ब्रेन पर होता है एक पंप, उस पंप को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ठीक है, क्योंकि पंप एटीपी का यूज़ करता है। ठीक है, अब पंप क्या करता है, ये पंप एक काम करता है कि सोडियम को सेल के बाहर निकालता है और बदले में पोटेशियम को अंदर लेके आता है। ठीक है, तो डिजॉक्सिन क्या करते हैं, डिजॉक्सिन इस पंप को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि सोडियम अब हमारे पास बाहर नहीं जा रहा है सेल के, यानी कि सोडियम क्या हो रहा है, सेल के अंदर ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस पंप का काम डिजॉक्सिन ने ब्लॉक कर दिया और जो पोटेशियम है वो बाहर है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस फर्स्ट पॉइंट का बेसिकल रिजल्ट क्या होगा कि सोडियम हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, कार्डिक सेल के अंदर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ग्रेजुएट अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिक्रीज। क्या मतलब हमारे पास कि हम ये जानते हैं हमारे पास कि सोडियम का एक नेचुरल बैलेंस होता है, अंदर और बाहर सोडियम का एक नेचुरल फ़र्क होता है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेजुएट। ठीक है, हमारे पास जब इस पंप ने सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया, पंप को ब्लॉक कर दिया, तो क्या हो गया, हमारे पास सोडियम की अमाउंट अंदर ज़्यादा हो गई। यूजुअली होता है क्या, सोडियम की अमाउंट ज़्यादा बाहर होती है। ठीक है, अब जब ये नेचुरल एक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेजुएट डिस्टर्ब हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पंप का काम, एक दूसरा पंप होता है, पंप का नाम होता है सोडियम, हमारे पास कैल्शियम पंप। ठीक है, एक सेकंड पंप है, इसका नाम है सोडियम कैल्शियम पंप। ये बेसिकली क्या तब काम करता है जब हमारे पास सोडियम को अंदर लेके आता है और बदले में कैल्शियम को बाहर निकालता है। लेकिन अब क्या हरकत हो गई है, अब इस पंप की ब्लॉक होने की वजह से अंदर क्या हो गया, अंदर हमारे पास सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई है ऑलरेडी, तो सोडियम अंदर नहीं आएगा क्योंकि अंदर ऑलरेडी सोडियम है। तो मतलब क्या हुआ, बाहर कैल्शियम नहीं जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर बहुत सारा कैल्शियम रहेगा, यानी कि इस तरीके से क्या हो गया, और बस इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने डिजॉक्सिन ने क्या किया, डिजॉक्सिन ने ये हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जो पंप था इसको ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई और हमारे पास जो कैल्शियम बेसिकली जाता है बाहर सोडियम के बदले में, सोडियम अंदर आ नहीं पा रहा क्योंकि ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है अंदर, तो बेसिकली कैल्शियम की अमाउंट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पॉइंट थर्ड में लिखा हुआ है इंक्रीज सोडियम डिक्रीज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सो देयर इज डिक्रीज एक्सट्रूजन ऑफ कैल्शियम इनटू द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस। इसका मतलब ये है कि सोडियम की अमाउंट क्या हो गई, सेल के अंदर ज़्यादा हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गई, ड्राइविंग फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो नेचुरल पुश या प्रेशर जो कि आयंस को मजबूर करता है वो एक जगह से जाए दूसरी जगह पर। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, सोडियम आयन कम है। ठीक है, और बाहर क्या है, सोडियम आयन ज़्यादा है, तो जो नेचुरली जो बाहर ज़्यादा सोडियम आयन है वो चाहेंगे कि वो अंदर आए। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक और पंप था सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप, वो क्या हो गया, उसका काम डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि वो क्या करता है, सोडियम को बेसिकली अंदर लेके आ रहा था, कैल्शियम को बाहर लेके जा रहा था, लेकिन जब सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा अंदर है तो उसका काम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, सो देयर इज़ डिक्रीज एक्सट्रूजन ऑफ कैल्शियम। एक्सट्रूजन का मतलब होता है कम बाहर निकलना, यानी कि तो अब क्या होगा, इस हरकत की वजह से क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम होगा वो भी क्या जाएगा, कम कम बाहर जाएगा, क्योंकि सोडियम कम कम अंदर आ रहा है, तो कैल्शियम भी क्या हो रहा है, कम कम बाहर जाएगा, बहुत स्लो या बहुत कम बाहर जाएगा। ठीक है, इन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि सेल के बाहर जाएगा बहुत कम कम। तो हमारे पास हुआ क्या कि अब फ्री कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो फ्री कैल्शियम था वो सेल के अंदर ही मायोफिब्रिल है उसके पास जाएगा फ्री कैल्शियम। मायोफिब्रिल बेसिकली क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है धागे की तरह, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जब हमारे पास फ्री कैल्शियम गया है इसके पास, ठीक है, सेल के अंदर की बात हुई है, कार्डियक मसल सेल के अंदर की बात। ठीक है, तो जब इसके पास क्या है तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। हमारे पास फ्री कैल्शियम की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है सेल के अंदर। जब फ्री कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो मायोफिब्रिल होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, तो ये उन पेशेंट्स के लिए, उन मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनकी पंपिंग एक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। तो इनकी पंपिंग एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं इस तरीके से कि उनकी हार्ट कार्डियक मसल सेल बेसिकली क्या करेंगे, फ्री कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ा देंगे, फ्री कैल्शियम आयन की अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद लिखा हमारे पास कि जो हमारे पास कार्डियक मसल सेल होता है उसमें क्या होता है, पंप होता है। ठीक है, पंप क्या करता है, पंप का काम होता है कि सोडियम को बाहर निकाले, पोटेशियम को अंदर लेके आए। पंप का नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, क्योंकि एटीपी का खर्च करता है। ठीक है, अब डिजॉक्सिन ने क्या कर दिया, पंप को ब्लॉक कर दिया। पंप के ब्लॉक होने की वजह से क्या हो गया, सोडियम जो हो गया सेल के अंदर जमा होने शुरू हो गया, सेल के बाहर भी क्या है, सोडियम है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेजुएट, ये इसमें फ़र्क आ गया। क्योंकि इसमें फ़र्क क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं आयंस मूव तभी करते जब हमारे पास क्या हो, एक जगह आयन ज़्यादा हो, एक जगह आयन कम हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेल के अंदर भी काफ़ी अमाउंट में सोडियम है, बाहर भी क्या है, काफ़ी अमाउंट में सोडियम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक और पंप होता है उसका नाम होता है सोडियम कैल्शियम पंप। उस पंप का काम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, क्योंकि पंप क्या करता है, वो पंप लेके आता है कैल्शियम को बाहर निकालता है और सोडियम को अंदर लेके आता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, पंप के ब्लॉक होने की वजह, सोडियम पोटेशियम पंप के ब्लॉक होने की वजह से सोडियम ऑलरेडी क्या है सेल के अंदर काफ़ी अमाउंट में, तो सोडियम जो होगा हमारे पास वो आएगा नहीं, यानी कि बहुत
कम आएगा सेल के अंदर। इस तरीके से कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम उसके बदले में बहुत कम निकलेगा, यानी कि कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम सेल के अंदर काफ़ी मात्रा में जमा हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी वो पावरफुल होगी। अब कैल्शियम की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई सेल के अंदर। अब क्या होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग होगी। अब हमारे पास एक और बात कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई ख़त्म तो उसके बाद क्या होगी, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है कि जो फ्री कैल्शियम है इसको ख़त्म किया जाए, यानी कि फ्री कैल्शियम को किस तरीके से ख़त्म करेंगे, इसको जो ऑर्गेनेल होते हैं सेल के अंदर उनके अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। उन ऑर्गेनेल का नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, थोड़ी सी हेल्प करता है इसकी, ठीक है, लेकिन स्टोर हमारे पास यही करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर लेगा, इसको जो फ्री कैल्शियम थी इसको स्टोर कर लेगा अपने अंदर, और नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन होगी इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये कैल्शियम की थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हर कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और हर कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या करना है, सेल को जो है नॉर्मल करना है, यानी कि नॉर्मल किस तरीके से होगा, उसके लिए एक और चीज़ हेल्प करेगी, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। ये पंप क्या करेगा, हमारे पास ये 3 सोडियम को क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा, बदले में 3 सोडियम को बाहर निकालेगा, सोडियम क्योंकि ज़्यादा काफ़ी मात्रा में जमा हो गया था ना, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा, बदले में क्या करेगा, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सेल जो था वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोबारा नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पास जो ये फेस, यानी कि पूरा फेस बहुत ज़रूरी है कार्डियक मसल सेल के लिए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन है प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। अच्छा, इसमें एटीपी का यूज़ तो लिखा हुआ है एटीपीज, क्योंकि एटीपी का यूज़ हो रहा है, इनकी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। अब इस ये जब होगा, यानी कि 2 पोटेशियम हमारे पास अंदर आ रहे हैं, 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं, तो बेसिकली जो सेल का अंदर का चार्ट था दोबारा नेगेटिव हो जाएगा और बाहर का दोबारा पॉजिटिव, जो कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में होता है, ठीक है। तो आगे लिखा है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल सेल में क्या होता है, रेस्टिंग, जब सेल रेस्टिंग में होता है, ठीक है, कार्डियक मसल सेल रेस्टिंग में, तो क्या होगा, अंदर का चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है, और -90 के करीब होगा। लेकिन जब डिजॉक्सिन ने इस सेल में बेसिकली क्या कर दिया, यानी कि डिजॉक्सिन ने कार्डियक मसल सेल को क्या कर दिया, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप को ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, अंदर का चार्ज अब नेगेटिव इतना नहीं है, यानी कि -70 के करीब होता है, ठीक है, क्योंकि डिजॉक्सिन ने इस पंप को ब्लॉक कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास -70 क्या है, -90 से कम है, यानी कि अब ये सेल हमारे पास क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव मतलब क्या, यानी कि अब थोड़ा सिग्नल कहीं से मिलेगा, थोड़ा सिग्नल मिला तो एक्साइट हो जाएगा, यानी कि फ़ौरन से क्या करना शुरू कर देगा, फ़ौरन से बेसिकली सिग्नल जनरेट करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हार्ट सेंसिटिव हो गया, यानी कि थोड़ा सिग्नल मिलने पर क्या कर देगा, काम करना शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ ये बात लिखी हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड इंक्रीज द फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग द कार्डियक आउटपुट टू मोर क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ द नॉर्मल हार्ट। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड होता है बेसिकली क्या करेगा, हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। इसका मतलब क्या है, जो हार्ट होगा ज़्यादा ज़ोर से क्या करेगा, खून को पंप करेगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड ने क्या किया, हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के हार्ट के कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ किया। इस तरीके से जो हार्ट था वो नॉर्मल हार्ट की तरह काम करने लग गया, ठीक है। डिस्कस करते हैं डायग्राम फिगर 16.9 क्या कह रही है हमें, कि वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व्स इन द नॉर्मल हार्ट, इन द हार्ट फेलियर एंड इन हार्ट फेलियर ट्रीटेड विद टॉक्सिन। क्या मतलब हो, यानी कि हार्ट किस तरीके से काम करता है, अगर हार्ट नॉर्मल है, हार्ट किस तरीके से काम करता है, अगर हार्ट फेलियर है, और हार्ट किस तरीके से काम करता है, उसको डिजॉक्सिन दिया जा रहा है। तो होता है क्या, बेसिकली में ये डायग्राम बेसिकली में 2 चीज़ों का रिलेशन बता रही है, एक कार्डियक आउटपुट और बता रही है कार्डियक आउटपुट का रिलेशन वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान, ठीक है। जैसे कि हमें दिख रहा है फिगर में कि बेसिकली फिगर के हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिख रहा है, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि रिलैक्सेशन के एंड में, यानी कि डायस्टोलिक जो फेस होता है उसके एंड में वेंट्रिकल्स में कितना खून का प्रेशर है, ठीक है, यानी कि जब हार्ट रिलैक्स है तो उसमें जो खून का प्रेशर है वो कितना है वेंट्रिकल्स में, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। में इसमें क्या दिख रहा है, वर्टिकल एक्सिस में बेसिकली दिख रहा है कार्डियक आउटपुट, यानी कि 1 मिनट में हार्ट कितना खून पंप कर रहा है। फर्स्ट में लिखा हुआ है नॉर्मल हार्ट, यानी कि एक नॉर्मल सही हार्ट क्या किस तरीके से काम करता है, विद इन द लिमिट व्हेन कार्डियक मसल इज स्ट्रेच द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज एंड हैंस कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। यानी कि अगर जो हमारे पास हार्ट के मसल है, नॉर्मल हार्ट है ना, इसमें क्या है, जो इसके कार्डियक मसल है बेसिकली वो नॉर्मल स्ट्रेच हो रहे हैं, यानी कि लिमिटेड अमाउंट तक क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। जब लिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच होते हैं बेसिकली क्या होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है पावरफुल होती है, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट होता है बेसिकली वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास जो कार्डियक मसल सेल है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है, ओवर स्ट्रेच नहीं हो रहा बल्कि लिमिटेड अमाउंट तक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हार्ट का फंक्शन ये होता है हमारे पास। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर द वेंट्रिकल इज ओवरली स्ट्रेच द इफेक्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज डिमिनिश, यानी कि अगर नॉर्मल हार्ट के वेंट्रिकल्स
वेंट्रिकल्स क्या हो जाए, ओवर स्ट्रेच हो जाए, ज़्यादा खिंच जाए, तो बेसिकली क्या होगा, जो फंक्शन होगा हार्ट का ख़राब हो जाएगा, यानी कि अब नॉर्मल ही रहेगा। आगे लिखा हुआ है ए इज़ अ नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट इन द हेल्दी हार्ट। क्या मतलब हुआ, हमारे पास पॉइंट है, बता रहे हैं कि नॉर्मल हार्ट की बात है। नॉर्मल हार्ट में क्या होता है, हमारे पास जो खून का प्रेशर वेंट्रिकल्स में होता है वो भी नॉर्मल होता है, इतना नहीं होता, और जो कार्डिक आउटपुट यानी कि जो खून पंप कर रहा होता है हार्ट, उसमें कोई मुश्किल नहीं हो रही थी हार्ट को, ठीक है, वो सही से खून पंप कर रहा होता है। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो हार्ट खून पंप करता है, पूरा खून पंप नहीं करता है, बल्कि थोड़ा सा खून जो होता है वो पंप के बाद भी रहता है हार्ट में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पॉइंट ए में सॉरी नॉर्मल हार्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। सेकंड पॉइंट हमारे पास है डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये है कि हार्ट नॉर्मल नहीं है, बल्कि हार्ट क्या हो गया, वीक हो गया, जिसकी वजह से इसकी पंप करने की एबिलिटी खून की वो भी कम हो गई है। यानी कि जब जो बेसिकली वो खून पंप कर रहा है वो बॉडी की डिमांड्स के मुताबिक नहीं है, यानी कि बॉडी के ऑर्गन की डिमांड फॉर एग्जाम्पल इतनी है और खून पंप इतना कर रहा है, यानी कि डिमांड पूरी नहीं हो रही बॉडी की, जिसको बोलते हैं डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। हमें ग्राफ में दिख रहा है कि पॉइंट ए ये हमारे पास नॉर्मल हार्ट था, जो कि सही कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, सही बॉडी की डिमांड पूरी कर रहा था, लेकिन पॉइंट में क्या है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इतना ग्राफ गिर गया है, ठीक है, पॉइंट ए से बी तक जो गिरा हुआ पॉइंट दिख रहा है, बेसिकली में बता रहा है कि हार्ट का फंक्शन खराब हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास होगा क्या कि लो कार्डियक आउटपुट, यानी कि जब हार्ट सही से खून पंप नहीं कर रहा तो बेसिकली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट गिर जाएगा, ठीक है, लो कार्डियक आउटपुट। इसकी वजह से क्या होगा, मरीज़ को महसूस होगी, थकन महसूस होगी, और बेसिकली थकन महसूस होगी, और उसके पैरों में सूजन महसूस होगी, क्योंकि हमारे पास ये हार्ट फेलियर के सिम्टम, अब हार्ट फेल होगी, हार्ट नॉर्मल नहीं रहा, तो ये हार्ट फेलियर के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे इसको। जहाँ लिखा हुआ है कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, इसका मतलब होता है कि बॉडी में जो हार्ट है वो पूरी तरीके से वीक नहीं हुआ, बल्कि बॉडी क्या कर रही है, कुछ सिस्टम एक्टिवेट कर रही है जो कि इस वीक हार्ट को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेरी स्टेबल होगा, ठीक है। इससे यानी कि बॉडी कुछ एडजस्टमेंट कर रही है, इसको हम बोलते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। इससे क्या होता है, बेसिकली वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि क्या मतलब हमारे पास कि वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि हमारे पास जो बॉडी में वेसल्स होंगी, खून की नालियाँ, उनको क्या कर देगा ये सिस्टम, बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जब ये सिस्टम यानी कि खून की नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई बॉडी में, सुकड़ गई, तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास खून का प्रेशर टेम्परेरी इंक्रीज जाएगा, ठीक है। अब ये खून का प्रेशर इंक्रीज क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। देखें पॉइंट बी से सी तक हमें दिख रहा है कि बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास ये बॉडी ने कुछ एडजस्टमेंट की, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास खून का प्रेशर इंक्रीज़ हो गया बॉडी में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लेकिन ये जो हमारे पास ये जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है नाली में, बेसिकली क्या करेगा, ये कुछ सिम्टम्स कॉज करेगा, कंजस्शन, यानी कि हमारे पास क्या होगा, उसको थकन महसूस होगी, सांस लेने मुश्किल होगी, सब कुछ डिस्निया होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, और एडिमम भी होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो नालियाँ हैं, ज़्यादा प्रेशर खून का इनमें जो क्या करेगा, हार्ट पे जो वर्किंग लोड होगा उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये हार्ट के लिए अच्छी बात नहीं है कि हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हार्ट ज़्यादा थक जाएगा, इसलिए क्या होगा, थकन महसूस होगी, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, मैं ग्राफ ये बता रहा है कि पॉइंट ए जो है नॉर्मल हार्ट है, यानी कि हार्ट की कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, और हार्ट में जो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो भी नॉर्मल है, ठीक है। अब पॉइंट बी क्या बता रहा है हमें कि जो हार्ट है फेल हो चुका है, हार्ट की वर्किंग फेल हो चुकी है, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी कम है और कार्डियक आउटपुट दोनों कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ठीक है। पॉइंट सी क्या बता रहा है हमें, वो पेशेंट जिसमें हार्ट फेल था उसकी बॉडी ने कंपनसेट करने की कोशिश की, यानी कि बॉडी में कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, देखिए इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बॉडी में वेन्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा जो खून होगा वो हार्ट की तरफ आएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा, किस तरीके से इंक्रीज होगा, यानी कि डायस्टोल के एंड पर जो वेंट्रिकल्स में खून होगा बस वो ज़्यादा होगा, यानी कि उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हार्ट फेल हो चुका है, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल नहीं था, बॉडी ने कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हार्ट वीक है, तो हार्ट जो होगा सही से पंप नहीं कर पाएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बेसिकली क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक क्या है कि अगर हार्ट की मसल्स कम स्ट्रेच होंगी तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन अगर हम हार्ट फेल है, इसमें बेसिकली हार्ट की मसल क्या स्ट्रेच हो रही है, ओवर स्ट्रेच हो रही है, ओवर स्ट्रेच जब होंगी तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छी नहीं होगी, बल्कि ये मतलब इससे काम सही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब इसके आगे क्या होगा, हमारे पास उस मरीज़ को क्या दिया गया, डिजॉक्सिन दिया गया। डिजॉक्सिन क्या करेगा, बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, जब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज यानी कि सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स, यानी कि जो बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हुए थे, क्योंकि खून की वेसल को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और हार्ट का प्रेशर बढ़ा रहे थे, यानी कि हार्ट पे काम का प्रेशर बढ़ा रहे थे बेसिकली, तो उसको क्या कर देगा, उसको कम कर देगा डिजॉक्सिन, ठीक है। और डिजॉक्सिन क्या करेगा, खून की वेसल को रिलैक्स कर देगा और हार्ट पे काम का प्रेशर कम कर देगा, ठीक है। तो दिख रहा है हमें पॉइंट डी, ये बेसिकली क्या होगा, हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया और हमारे पास हार्ट का फंक्शन नॉर्मल की तरफ होने लग गया।
ये बेसिकली जो डिजॉक्सिन को हम कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में और डिकम्पनसेटेड दोनों में दे सकते हैं, क्योंकि कंपनसेटेड क्या है, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करी, लेकिन कंपनसेट करने की कोशिश करी बॉडी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में करेगी कंपनसेट तो ये बॉडी के लिए नुकसानदेह, ठीक है। और डिकम्पनसेटेड में बॉडी यानी कि बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश नहीं करी बेसिकली, तो दोनों कंडीशन में डिजॉक्सिन को दे सकते हैं। डिजॉक्सिन बेसिकली क्या करेगा, हार्ट की फंक्शन को नॉर्मल करेगा और हार्ट की जो वर्किंग लोड हो रहा था, ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, उसको भी कम करेगा। तो ये लिखा है हमारे पास। Increased myocardial contraction lead to decrease in end diastolic volume, thus increasing the efficiency of contraction, increase ejection fraction। इसका मतलब ये है कि जब मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मायोकार्डियम हार्ट के मसल्स, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यानी कि वो वॉल्यूम खून का जो कि वेंट्रिकल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शन से पहले, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये कम हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं हार्ट जो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब खून को पंप करता है तो वो पूरा खून जो होता है इसमें वो पंप नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा खून बचा रहता है। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो बेसिकली जो हार्ट होगा खून का पंप बहुत ज़ोर से करेगा, तो बहुत ही थोड़ा सा खून, पहले इतना बचा रहा था अब बिल्कुल इतना बचेगा, यानी कि अब बहुत ही कम खून इसमें बचा रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या हो गई, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, यानी क्या होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई हार्ट की। इसी को हम कहते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि हार्ट कितना परसेंट खून को पंप कर रहा है। इससे क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं सो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, लेस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्गर इंजेक्शन फ्रैक्शन एंड बेटर कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द रिजल्टिंग इम्प्रूव सर्कुलेशन लीड टू रेड्यूस सिंपैथेटिक एक्टिविटी। क्या मतलब हो, अब खून का फ्लो क्या हो गया, स्मूथ हो गया, एफिशिएंटली खून फ्लो करे। जब एफिशिएंटली खून फ्लो करे तो बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो बॉडी को अलर्ट मोड में रखता है, यानी कि हार्ट रेट को तेज़ करता है, ये सब कुछ काम करता है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास खून का फ्लो स्मूथ जा रहा है तो बेसिकली इसकी ज़रूरत जो होगी, ज़रूरत कम हो जाएगी, इसलिए इसका काम जो होगा, इसकी एक्टिविटी लेवल बेसिकली गिर जाएगा। विच दैन रेड्यूसेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी क्या होगी, कम हो गई। इससे क्या हो जाएगा, जो बॉडी में खून की वेसल थी वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, वो प्रेशर जो कि यानी कि ब्लड फ्लो का प्रेशर अगेंस्ट वेसल वॉल, तो वो भी क्या हो गया, कम। इससे जो हार्ट होगा, हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि हार्ट पे लोड कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी बात को हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो यहाँ लिखा हुआ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टुगेदर दीज इफेक्ट कॉज रिडक्शन इन हार्ट रेट। क्या मतलब वो दोनों इफेक्ट, कौन कौन से इफेक्ट, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी का कम हो जाना, दूसरा क्या, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का कम हो जाना। ये दोनों काम जो थे, ये दोनों काम बेसिकली क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, हार्ट रेट कम हो गया। हार्ट रेट का मतलब क्या है, यानी कि हार्ट धड़कना, हार्ट का बीट करना, ठीक है, ये कम हो गया। ये बेसिकली ऐसे कम हुआ क्योंकि हार्ट पे खून का, जब हार्ट पे काम का प्रेशर कम हो गया तो बेसिकली हार्ट रेट भी कम हो गया। हार्ट रेट अब किस तरीके से कम हुआ, हार्ट जो होगा नॉर्मल तरीके से क्या करेगा, बीट करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल तरीके से हार्ट बीट करेगा या फिर स्लो पेस में बीट करेगा। और स्लो पेस में या फिर नॉर्मल तरीके से बीट करना, ये हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि उनका हार्ट पे ज़्यादा लोड ना पड़े। वैगल टोन इज ऑल्सो इनहेंस। वैगल टोन से मुराद क्या है, वैगल टोन क्या करती है, हार्ट को काल्म रखती है। वैगल टोन से मुराद है वेगस नर्व। वेगस नर्व कहाँ होती है, वेगस नर्व होती है ब्रेन में, ब्रेन से निकलती है, वेगस नर्व जाती है हार्ट तक, लंग्स तक जाती है, और दूसरे हमारे डाइजेशन के जितने भी ऑर्गन से वहाँ तक जाती है वेगस नर्व। वेगस नर्व एक्टिव हो गई, इसका मतलब क्या हो, वेगस नर्व बेसिकली, वेगल जो नर्व है ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, वेगस नर्व हार्ट पे काम का प्रेशर कम कर देगी, ठीक है। और इस काम का प्रेशर को कम करने के साथ साथ जो खून का प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर को भी कम कर देगी, यानी कि एक तरीके से बॉडी को काल्म कर देगी। द हार्ट रेट डिक्रीज एंड द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड डिमिनिश। क्या मतलब हुआ, जब वेगल टोन हमारे पास क्या हो गया, इन्हेंस हो गए, तो बेसिकली हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम। हार्ट रेट कम होने का मतलब क्या है कि हार्ट जो होगा अब धड़केगा, बीट करेगा नॉर्मल तरीके से, स्लो पेस में धड़केगा, ठीक है। जब स्लो पेस में हार्ट धड़क रहा है तो बेसिकली उसकी जो हार्ट के मसल्स यानी कि मायोकार्डियल यानी कि हार्ट के जो मसल की ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हार्ट को क्या कम मेहनत करनी पड़ी, तो कम मेहनत करनी पड़ी ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा डिमांड नहीं होगी ऑक्सीजन की। तो हमारे पास ये बात यहाँ लिखी हुई है। इसके आगे लिखा हुआ डिजॉक्सिन स्लोज डाउन कंडक्शन वेलोसिटी through the node, which accounts for its use in atrial fibrillation। इसका मतलब ये है कि डिजिटालिस क्या करते हैं, डिजिटालिस बेसिकली हार्ट के सिग्नल को स्लो कर देते हैं। होता क्या है, बस हार्ट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान होते हैं एवी नोड। एवी नोड डिसाइड करता है कि जो सिग्नल यहाँ से जनरेट हुए हैं वो यहाँ तक कब जाना चाहिए, यानी कि कितने टाइम बाद जाना चाहिए, एवी नोड डिसाइड करते हैं। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, हमारे पास जो सिग्नल यहाँ जनरेट हो रहे थे वो बहुत ही रेगुलर तरीके से होते हैं और फास्ट तरीके से क्या होता है, यहाँ जा रहे होते हैं एवी नोड में। एवी नोड में यानी कि बहुत फास्ट तरीके से जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास डिजिटालिस क्या करता है, ये एवी नोड के जो सिग्नल फास्ट हैं इरेगुलर तरीके से इनको क्या करेगा, इनको स्लो कर देगा। इनको स्लो करके क्या करेगा, वेंट्रिकल्स तक पहुँचाएगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, हार्ट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं डिजिटालिस।
Note, in the normal heart, the positive inotropic effect of digitalis glycoside is counteracted by compensatory autonomic reflexes. पॉजिटिव inotropic इफेक्ट का मतलब होता है यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाना, ठीक है, जोर से खून को पंप करना। डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड अगर देंगे नॉर्मल हार्ट में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड क्या करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो बॉडी इसको समझती है, एक वार्निंग साइन समझती है नॉर्मल हार्ट में। नॉर्मल बॉडी नॉर्मल हार्ट है तो बेसिकली क्या समझेगी, बॉडी समझेगी वार्निंग साइन और एक्टिवेट कर देगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा, नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा तो बेसिकली जो डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड का इफेक्ट होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करता है, जो कुछ काम ये करता है तो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी ने खुद को क्या कर लिया, ये सिस्टम एक्टिवेट करके दोबारा नॉर्मल की तरफ ले गई, ठीक है। तो नॉर्मल हार्ट में इसके इफेक्ट नहीं होते, नॉर्मल जो नॉर्मल बॉडी है नॉर्मल हार्ट में इसके इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अगर हार्ट फेलियर होगा तो उसमें ये इफेक्ट दिखाएगा अपना। थेरापेटिक यूज़ यानी कि डिजॉक्सिन का मेडिकल इस्तेमाल किन हालतों में होता है। डिजॉक्सिन थेरेपी इज इंडिकेटेड इन पेशेंट विद सीवर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एसी इनहिबिटर एंड डाययूरेटिक थेरेपी। डिजॉक्सिन उन मरीजों में यूज़ करते हैं जिनका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, यानी कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो उनमें डिजॉक्सिन यूज़ करते हैं। डिजॉक्सिन लेकिन फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, बल्कि पहले एसी इनहिबिटर ट्राई करते हैं, डाययूरेटिक यानी कि जो बॉडी से एक्स्ट्रा फूड को निकालते हैं। अगर दोनों काम ना करें तो डिजॉक्सिन को यूज़ करते हैं, क्योंकि डिजॉक्सिन जो है इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है और ये बेसिकली ऐसी मेडिसिन है जो कि जिसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है बहुत ही लो है, यानी इसकी सेफ डोज और हार्मफुल डोज के दरमियान बहुत ही कम फ़र्क है। तो डिजॉक्सिन क्या है, ख़तरनाक है। पहले ये यूज़ करेंगे, अगर ये काम ना करें मरीज़ पे तो फिर डिजॉक्सिन को यूज़ करते हैं। डिजॉक्सिन इज़ नॉट इंडिकेटेड इन पेशेंट विद डायस्टोलिक और आइस्टाइडेड हार्ट फेलियर, यानी कि डिजॉक्सिन उन मरीजों को नहीं देंगे, वो मरीज़ जिनका जो हार्ट है रिलैक्स करने में मसला कर है उनको नहीं देंगे, या फिर जिनका हार्ट राइट साइड है वो सही से काम नहीं करे उनको भी नहीं देंगे। क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करते हैं, डिजॉक्सिन कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि अगर किसी का लेफ्ट वेंट्रिकल में मसला है, लेफ्ट वेंट्रिकल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, पूरी बॉडी को खून पंप करते हैं, तो अगर इसमें मसला है इसमें यूज़ करेंगे डिजॉक्सिन, बाकी कंडीशन में डिजॉक्सिन ये नहीं यूज़ करेंगे। डिजॉक्सिन मेजर इंडिकेशन इज हार्ट फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब ये होता है कि जो हार्ट में एट्रिया हैं, एट्रिया से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो इरेगुलर तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से एवी नोड तक जा रहा है, इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है, हार्ट की पंपिंग नॉर्मल नहीं होती, हार्ट की वर्किंग नॉर्मल नहीं होती, इसमें से क्या होता है, ये नुकसान होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो अगर किसी मरीज़ को हार्ट फेलियर यानी कि उसका हार्ट वीक है, सही से पंप नहीं करा, और दूसरों को क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि एट्रियल जो सिग्नल जनरेट हो रही है फास्ट और इरेगुलर तरीके से एवी नोड तक जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन है उनमें डिजॉक्सिन क्या करेगा, बहुत फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करेगा, बेसिकली डिजॉक्सिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे हार्ट फेलियर ट्रीट होगा। दूसरा क्या करेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन में इस तरीके से हेल्प करेगा, जो सिग्नल यहाँ आ रहे होंगे पूरे सिग्नल जल्दी जल्दी आ रहे हैं और इरेगुलर तरीके से आ रहे हैं, उनको क्या कर देगा, उनको थोड़ा स्लो कर देगा, यहाँ पर स्लो करके फिर वेंट्रिकल तक पहुँचाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से क्या करता है, ये हार्ट का काम नॉर्मल करता है और जो हार्ट की वर्किंग को नॉर्मल करता है, और क्या करता है, बेसिकली हार्ट रेट को कम करता है इस तरीके से, यानी कि हार्ट बीट जो हार्ट धड़क रहा है नॉर्मल तरीके से धड़केगा, ज़ोर से नहीं धड़केगा, नॉर्मल तरीके से धड़केगा। तो इस तरीके से क्या करता है, ये फ़ायदेमंद देता है उन पेशेंट में जिनको क्या है, हार्ट फेलियर है साथ ये बीमारी पे, तो इन दोनों में क्या है, ये डिजॉक्सिन बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद देखो है डोबोटामीन अनदर आइनोट्रोपिक एजेंट कैन बी गिवन इंट्रावेनसली इन द हॉस्पिटल, यानी कि डोबोटामीन हमारे पास एक आइनोट्रोपिक ड्रग है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करती है, लेकिन ये सिर्फ वेंस के जरिए दे सकते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ होती है, ठीक है, वेंस के जरिए। लेकिन बट आगे लिखा है हमारे पास कि बट प्रेजेंट नो इफेक्टिव ओरल आइनोट्रोपिक एजेंट एग्जिस्ट अदर दैन डिजॉक्सिन, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा आइनोट्रोपिक एजेंट अवेलेबल नहीं है जो कि डायरेक्ट मुंह के जरिए दिया जाए, सिवाय डिजॉक्सिन के। डिजॉक्सिन वाहिद है जो कि मुंह के जरिए हम दे सकते हैं, यानी कि ओरल टैबलेट इसकी मिलती है, ठीक है। पेशेंट विद माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर विल ऑफन रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद एसी इनहिबिटर एंड डाययूरेटिक एंड दे डू नॉट रिक्वायर डिजॉक्सिन, यानी कि किसी पेशेंट को माइल्ड यानी कि हल्का या मॉडरेट यानी कि आम थोड़ा सा इतने लेवल का हार्ट फेलियर नहीं है तो वो आराम से ठीक हो सकता है एसी इनहिबिटर और डाययूरेटिक से, ठीक है। तो उसको रिक्वायर नहीं होता डिजॉक्सिन दें, लेकिन अगर किसी का डिजॉक्सिन के बगैर ये दवाइयाँ काम ही नहीं करी तो डिजॉक्सिन देना ज़रूरी होता है उन पेशेंट को। लेकिन आम हालत में जो हार्ट फेलियर होता है उनमें ये यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसके बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है बहुत ही लो है, यानी कि सेफ डोज और इफेक्टिव डोज के दरमियान जो फ़र्क है बहुत ही लो फ़र्क है, बहुत ही कम फ़र्क है, तो इसको नहीं देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, जो दवाई है, दवाई बॉडी में किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, उसका असर कितनी देर में होगा और जिस्म से कैसे और किस तरीके से निकलेगी, इसके हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड के मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, और डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड possess the same pharmacological action but they vary in potency and pharmacokinetics। यानी कि जितने भी डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड है हमारे पास, उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि सारे क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन उनके असर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की ताकत इतनी है कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करने की, किसी की इतनी, यानी कि ताकत में फ़र्क है। फार्माकोकाइनेटिक्स में फ़र्क है, यानी कि जो डिजिटाइज ग्लाइकोसाइड है, कोई किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, कोई किस तरीके से हो रही है, किसी का असर 5 मिनट में हो रहा है, किसी का असर 10 मिनट में हो रहा है, यानी कि इन सब चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन काम सबका एक ही है कि क्या कर रहे हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। डिजॉक्सिन इज़ द ओनली डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट। डिजॉक्सिन एक वाहिद डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड है जो कि अमेरिका में मिलता है, क्योंकि डिजॉक्सिन की क्लिनिकल रिसर्च और यूज़ पे काफ़ी स्टडी हुई अमेरिका में, ठीक है। इसलिए उनको पता है इसका डोज कंट्रोल क्या है, इसकी सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, सब कुछ उनको पता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा यूज़ डिजॉक्सिन होता है, ठीक है। बाकी जो हिस्से हमारे पास दुनिया के, जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उनमें डिजिटॉक्सिन भी मिलता है, डोबोटोमिन भी मिलता है, ठीक है। लेकिन स्टिल दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में डिजॉक्सिन ही मिलता है, क्योंकि डिजॉक्सिन जो है इसके बारे में काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम, इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। अब फिगर 16.10 देख लेते हैं। अब देखते हैं हम डिफरेंसेस डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन के दरमियान। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजिकली। स्टार्ट करते हैं, पहले लिखा हुआ है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का प्रोटीन बाइंडिंग कितना है, तो डिजॉक्सिन का जो प्रोटीन बाइंडिंग है बहुत ही कम। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि खून में जब बॉडी गई तो खून में जो प्रोटीन्स होंगे उनका क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी डिजॉक्सिन। तकरीबन 20 से 25% होगी बाइंड, ठीक है। बाकी जो हिस्सा होगा काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। डिजिटॉक्सिन को देखें तो इसका बहुत ही लंबा हिस्सा, यानी कि 90 से 95% हिस्सा क्या हो रहा है, खून में जाके प्रोटीन का क्या हो रहा है, प्रोटीन का बाइंड हो रहा है। हम जानते हैं जब ये बाइंड हो रहा है तो बाकी जो हिस्सा काम कर रहा, वो जब काम हिस्सा कर लेगा, ख़त्म कर लेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा बाइंड है, तो मतलब क्या, इसका असर जो होगा बॉडी में काफ़ी देर के लिए रहेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कितनी देर बाद आपने लिया तो कितनी देर बाद काम करना शुरू करेगी। डिजॉक्सिन जो होती है वो तकरीबन 30 मिनट बाद, 30 मिनट के बाद ही काम करना शुरू कर देगी, लेकिन जो डिजिटॉक्सिन है वो बॉडी में जाएगी, तकरीबन उसको बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, उसको 1 घंटा लग सकता है, ठीक है। 1 घंटे के करीब लगेगा काम करना जब स्टार्ट करेगी वो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है यानी कि जो दवाई आपने ली थी उस दवाई का हाफ करें, उस दवाई का हाफ बॉडी में से कितनी देर बाद निकलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। हमारे पास जो डिजॉक्सिन है उसका जो हाफ लाइफ बहुत कम है, यानी कि 1 पूरा दिन और उसके बाद थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास ये कम है, लेकिन डिजिटॉक्सिन को देखें तो उसका हाफ लाइफ देखें 5 दिन है, तो 5 दिन के बाद बॉडी से निकलेगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका हाफ लाइफ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था फ़र्क हमारे पास में, देख लिया। इसको आगे चलते हैं हम। डिजॉक्सिन इज़ वेरी पोटेंट, यानी कि डिजॉक्सिन क्या है, बहुत ताकतवर मेडिसिन है विद अ नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि इसकी हल्की सी भी डोज आ जाए तो बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। यानी कि इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही कम है, ठीक है। लॉन्ग हाफ लाइफ और ऑफ अराउंड 36 आवर्स, क्या मतलब वो, यानी कि जब इतनी दवाई ली फॉर एग्जाम्पल, तो उसका हाफ जो बॉडी में निकलेगा वो कितने टाइम बाद निकलेगा, तो तकरीबन 36 आवर्स के बाद निकलता है, यानी कि तकरीबन 1 पूरा दिन और आगे कुछ घंटे, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है इसको बॉडी से निकलने में डिजॉक्सिन को। आगे लिखा है डिजॉक्सिन इज मेनली एलिमिनेटेड इंटैक्ट बाय किडनीज रिक्वायरिंग डोज एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो डिजॉक्सिन होता है, डिजॉक्सिन मेटाबोलाइज नहीं होता, यानी कि बॉडी में आपने लिया तो बॉडी में जाएगा तो मेटाबोलाइज, यानी कि उसकी केमिकल फॉर्म चेंज नहीं होगी, अगर जैसा लिया वैसे ही किडनी से निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। लेकिन अगर किसी का किडनी फंक्शन कमज़ोर है, चेक कैसे करेंगे किडनी फंक्शन, उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट लेंगे। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि देखेंगे क्रिएटिनिन खून में ज़्यादा है फिर किडनी के जरिए निकल रहा है। अगर खून में ज़्यादा है क्रिएटिनिन का मतलब क्या है, किडनी सही से काम नहीं करी, ठीक है। तो किडनी सही से काम नहीं करनी, किडनी का फंक्शन कमज़ोर है, तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, डिजॉक्सिन की मिकदार को थोड़ा कम कर देंगे, उससे भी कम कर देंगे, जो थी इतनी थी मिकदार इतना कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि डिजॉक्सिन की मिकदार अगर उतनी ही रखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो डिजॉक्सिन है एक तो किडनी सही से काम नहीं करी, इसको निकलना है किडनी के जरिए, और दूसरा ये क्या होगा कि जो डिजॉक्सिन होगा वो कहाँ रहेगा, बॉडी में काफ़ी देर के लिए रहना शुरू कर देगा, क्योंकि किडनी कमज़ोर है तो किडनी स्लो निकाल रही है, तो ये बॉडी में काफ़ी देर तक रहेगा, जो कि क्या कर सकता है, जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है, जो कि बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसकी डोज कम कर देते हैं, ठीक है। डिजॉक्सिन हैज़ अ लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट ऑक्यूमुलेट इन मसल। डिजॉक्सिन जो होती है इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, क्यों, इसका मतलब कहते हैं, इसका मतलब होता है जो दवा हमने ली, यानी कि डिजॉक्सिन जो आपने लिया वो बॉडी में कितने हिस्सों में जाके फैल गया, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, होता है किस तरीके से, आपने दवा ली, दवा से खून में नहीं रहेगी, बल्कि दवा जो होगी खून के अलावा टिश्यूज़ में, मसल्स में क्या हो जाएगी, जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। डिजॉक्सिन क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जब स्टोर होगी वहाँ जाके तो क्या हो जाएगा, वहाँ से फिर धीरे धीरे रिलीज़ होगी, जब खून में ज़रूरत होगी तो धीरे धीरे रिलीज़ होगी खून में और फिर जाके काम करेगी, यानी कि आपको दिखेगी क्या, आपको दिखेगी कि मसल्स में, टिश्यूज़ में ज़्यादा होगी अमाउंट और खून में कम होगी। खून में वो होगी जो काम करिए, काम कर लेगी तो धीरे धीरे अपना रिलीज़ करेगी थोड़ी थोड़ी और फिर ये काम करेगी, ठीक है। तो अगर
डिजॉक्सिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इस दवाई की क्या हो जाए, अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो बेसिकली ये खतरा बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर, लेकिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट कर दी तो मसल और टिश्यू में क्या हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट स्टोर होगी, तो क्या कर सकती है, मसल टिश्यूज़ में टॉक्सिसिटी का खतरा होता है, इनमें जहरीलेपन का खतरा होता है, ठीक है, तो ये नुकसान है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया मतलब कि डिजॉक्सिन इज अ लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट अकोमोडेट इन मसल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। डिजॉक्सिन डोसेज इज बेस्ड ऑन लीन बॉडी वेट। डिजॉक्सिन डोसेज इज बेस्ड ऑन लीन बॉडी वेट। लीन बॉडी वेट का मतलब होता है बॉडी के ऑर्गन्स का वेट, बॉडी की मसल्स का वेट और बॉडी फ्लूइड्स का वेट। ऑर्गन्स, मसल्स और बॉडी के फ्लूइड्स का वेट, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीन बॉडी वेट, ठीक है। इसमें फैट्स को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि तो हमारे पास डिजॉक्सिन होती है बहुत ही कम अमाउंट में क्या होती है, फैट टिश्यूज़ में स्टोर होती है। तो उन पेशेंट के लिए अगर हम फैट को भी इंक्लूड कर देंगे तो उन पेशेंट के लिए बहुत ही डोज ज़्यादा जाएगी जो कि मोटे हैं, जो कि जिनमें ज़्यादा फैट है, यानी कि जो मोटे पेशेंट्स हैं, ओवरवेट पेशेंट है, उनके लिए अगर हम फैट को भी फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया, ऐड कर दिया फैट, मसल्स, ऑर्गन और बॉडी फ्लूइड, इन सबका वेट हमने जब ले लिया तो बेसिकली जो पर्सन मोटा था उसमें क्या निकल जाएगी, उसमें डिजॉक्सिन की बहुत बड़ी अमाउंट निकल जाएगी। बहुत बड़ी अमाउंट का मतलब क्या है, यानी कि टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो अक्सर तो क्या करते हैं, फैट को हम निगलेक्ट करते हैं, फैट को नहीं बिल्कुल लेते, बल्कि मसल्स, ऑर्गन और बॉडी फ्लूइड का वेट लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये बेसिकली तीन चीज़ें क्या करती हैं, खून में बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, खून की एक्टिवली सप्लाई होती है और मेटाबॉलिज्म में बहुत रोल प्ले करती हैं ये। तो हमने तीन चीज़ों को लिया, ठीक है, मसल्स, ऑर्गन और बॉडी फ्लूइड्स, इनका वेट लेंगे, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, डोज एडजस्ट करेंगे, ठीक है। लोडिंग डोज रेगमेन इज यूज व्हेन एक्यूट विजुअलाइजेशन इज नीडेड। लोडिंग डोज का मतलब होता है वो डोज जो कि आम डोज से बढ़ाकर दीजिए, उसको हम बोलते हैं लोडिंग डोज, ठीक है। अगर बहुत शदीद ज़रूरत हो, ठीक है, कोई चारा ना हो, तो डिजॉक्सिन की जो डोज थी थोड़ी बढ़ा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मिलीग्राम थी तो तकरीबन 1 मिलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें देखते हैं कि किडनी कैसी है पेशेंट की खुद की हालत कैसी है, सब चीज़ों को देख के क्या करते हैं, लोडिंग डोज देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हो जाएगा, जो बॉडी होगी, बॉडी में जो हमने डोज ज़्यादा कर दी, इससे क्या हो जाएगा कि जो खून में फैलेगी दवाई जल्दी फैलेगी, यानी कि असर कैसा शुरू होगा, असर जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डिजॉक्सिन की डोज बढ़ा सकते हैं लेकिन बहुत ही शदीद कंडीशन में और केयरफुली मॉनिटर करते हैं, वरना क्या हो जाएगी, बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन की थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही कम है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि टॉक्सिसिटी कॉज जाए, ठीक है, और फायदे के बजाय नुकसान हो जाए, तो केयरफुली मॉनिटर करते हैं। आगे लिखा हुआ डिजिटॉक्सिन has a much longer half-life and extensively metabolized by the liver before excretion in feces, and patient with hepatitis disease may require decreased doses. अब यहाँ बात हो रही डिजिटॉक्सिन की। डिजिटॉक्सिन किस तरीके से बॉडी से निकलती है, डिजिटॉक्सिन का जो हाफ लाइफ होता है लॉन्ग होता है। क्या मतलब हो, फॉर एग्जाम्पल इतनी दवाई ली थी डिजिटॉक्सिन की तो इतनी निकलने में, बॉडी से निकलने में दिन लगेंगे, तकरीबन 5 to 7 डेज लगेंगे, ठीक है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज विद द लीवर, इसका मतलब होता है कि ये दवाई गई लीवर में, लीवर के एंजाइम क्या करेंगे, इसकी केमिकल फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है। इसकी केमिकल फॉर्म चेंज करके इसको बाइल में डाल देंगे, फिर बाइल से बेसिकली फीसिस के जरिए बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इस तरीके से क्या हो जाएगी, बॉडी से एलिमिनेट होगी। लेकिन अगर किसी मरीज़ को क्या है, किसी मरीज़ को लीवर की बीमारी है, यानी कि उसको हेपेटाइटिस है या सिरहोसिस है, तो उसके जो लीवर के एंजाइम सही से काम नहीं कर रहे होंगे, यानी कि डिजिटॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन की कन्वर्जन, केमिकल फॉर्म चेंज होना, फिर बाइल में कन्वर्ट होना, फिर फीसिस के जरिए निकलना, वो क्या हो जाएगा, वो और डिले हो जाएगा। 5 to 7 डेज तो नॉर्मल था, लेकिन अब उससे और डिले हो जाएगा। तो डिजिटॉक्सिन का यानी कि टॉक्सिसिटी इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, दिस क्रिएट डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द ड्रग रिजल्टिंग इन रिप्लेसमेंट विद डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन से इसलिए क्या करते हैं, रिप्लेस, क्योंकि डिजॉक्सिन का जो हाफ लाइफ वो भी इससे कम है और इसका एक्शन भी, ऑनसेट ऑफ एक्शन भी ठीक है, और ये बेसिकली डिजॉक्सिन जो निकलती है वो किडनी के जरिए, यानी कि यूरिन के जरिए निकल जाती है, ठीक है, और इसका ये बॉडी में इतने दिन तक रहती भी नहीं रही है। तो हमारे पास डिजॉक्सिन एज़ कम्पेयर टू दिस सेफ है, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है हमारे पास। आगे लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट यानी कि क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या मतलब, और डिजॉक्सिन की अगर थोड़ी सी भी अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए नॉर्मल से, फॉर एग्जाम्पल इतनी देनी थी, इतनी हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, बॉडी में जहर जिससे कैफियत पैदा हो सकती है, ठीक है। आगे लिखा है साइड इफेक्ट ऑफन कैन यू मैनेज बाय डिसकंटिन्यूइंग कार्डिक ग्लाइकोसाइड थेरेपी डिटरमिनिंग सीरम पोटेशियम लेवल्स। क्या मतलब हो, अगर हमारे पास डिजॉक्सिन के क्या हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको टेम्परेरी क्या करते हैं, टेम्परेरी डिजॉक्सिन को बंद करते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। और फिर क्या करें, उसके बाद करें पोटेशियम लेवल चाहिए, यानी कि सीरम पोटेशियम लेवल का मतलब होता है खून में पोटेशियम का लेवल देखें। खून में पोटेशियम का लेवल अगर कम है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिजॉक्सिन के पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होने थे उसके बजाय नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो डिजॉक्सिन के काम के लिए ज़रूरी है कि खून में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल हो, ठीक है। नॉर्मल होगा तो सही काम करेगा डिजॉक्सिन नहीं, लेकिन अगर खून में पोटेशियम का लेवल कम है तो ये बेसिकली क्या कॉज करेगा, ये जहरीले असरात कॉज करना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास एंड इफ़ इंडिकेटेड गिविंग पोटेशियम सप्लीमेंट्स, और अगर ज़रूरत हो, पोटेशियम का लेवल बहुत कम है तो क्या कर सकते हैं, पोटेशियम के सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है।
ताकि क्या हो, डिजॉक्सिन सही से काम कर सके। आगे लिखा हुआ है इन जर्नल डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ पोटेशियम प्री डिस्पोज टू अ पेशेंट टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। आगे लिखा हुआ है इन जर्नल डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ पोटेशियम प्री डिस्पोज अ पेशेंट टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। यानी कि आमतौर से देखा गया है कि जो अगर किसी के खून में पोटेशियम का लेवल कम होता है तो क्या होता है, डिजॉक्सिन की जहरीले असर पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो डिजॉक्सिन होता है, डिजॉक्सिन काम करता है कि अगर हमारे पास पोटेशियम का लेवल कम होगा तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये जो कार्डिक मसल सेल है उनमें क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा। स्ट्रांगली बाइंड मतलब क्या है, यानी कि इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगर खून में पोटेशियम का लेवल कम है, ठीक है, इसका उलट करें अगर खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तो बेसिकली जो इसका इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि इसका इफेक्ट सेफ रहेगा। अगर खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, तो डिजॉक्सिन का अगर हमारे पास डिजॉक्सिन किस तरीके से स्ट्रांगली बाइंड होता है कि जब हमारे पास खून में पोटेशियम का लेवल कम होता है तो पोटेशियम का लेवल कम होगा। आगे लिखा हुआ है इन जर्नल डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ पोटेशियम प्री डिस्पोज ऑफ पेशेंट टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। क्या मतलब हुआ, यानी कि देखा गया है आमतौर से कि अगर खून में किसी के खून में क्या है, पोटेशियम का लेवल कम है तो डिजॉक्सिन के जहरीले साथ बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करता है, जब खून में पोटेशियम का लेवल कम होता है तो ये कार्डिक मसल सेल से स्ट्रांगली बांध जाता है। स्ट्रांगली बांध होने का मतलब क्या है, यानी कि इसका इफेक्ट तेज़ हो गया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करता है। यानी कि क्या हो सकता है, इससे जहरीले साथ का खतरा होता है और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि एरिथमिया का खतरा होता है। एरिथमिया का भी खतरा होता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसी को उलट करें, अगर खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तो बेसिकली जो डिजॉक्सिन होगा इसका इफेक्ट सेफ रहेगा, इसका इफेक्ट कंट्रोल रहेगा, इसका इफेक्ट कम रहेगा। ठीक है, तो सेफ रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो ये मसला कॉज करेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ डिजॉक्सिन लेवल मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल इंसफिशिएंसी एंड डोजेज एडजस्टमेंट में बी नेसेसरी। क्या मतलब वो डिजॉक्सिन को मॉनिटर करना चाहिए, केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए इसकी डोज को। क्यों? क्योंकि अगर किसी पेशेंट का रीनल यानी कि किडनी सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डिजॉक्सिन कहाँ से निकलेगी, किडनी के जरिए यूरिन से निकल जाएगी। ठीक है, अगर किडनी सही काम नहीं करेगी तो ये खून में रह जाएगी, खून में रह के क्या कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो इसलिए इसकी डोज को केयरफुली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी की किडनी ख़राब हो तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर किडनी नॉर्मल है तो मसला नहीं है, नॉर्मल डोज सही है इसके लिए। एंड डोज एडजस्टमेंट, ठीक है, मे बी नेसेसरी, डोज को केयरफुली एडजस्ट करना चाहिए। सिवर टॉक्सिसिटी रिजल्टिंग इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग एंड द यूज ऑफ एंटीबॉडीज टू डिजॉक्सिन digoxin immune fab which bind and activate the drug. Types of adverse effect include। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे डिजॉक्सिन की जो डोज थी वो ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे खतरा होता है इस चीज़ का कि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़ोर से खून को पंप करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें एरिथमिया का खतरा होता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, एरिथमिया का खतरा होता है। क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन होते हैं, डिजॉक्सिन पूरे हार्ट पे काम करता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, पूरे बॉडी में खून को पंप करना है, तो इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है। ठीक है, अब डोज ज़्यादा होने से क्या हो गया, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गली पंप करेगा खून को, तो एरिथमिया का रिस्क होता है। एरिथमिया यानी कि हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, हार्ट नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में एंटी एरिथमिया ड्रग का यूज़ करते हैं। एंटी एरिथमिया ड्रग क्या करेंगी, इस रिदम को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और एक एंटीबॉडी को एंटीबॉडी उसका नाम है डिजॉक्सिन इम्यून फैब। ये क्या करती है, ये उस डिजॉक्सिन को पकड़ेगी, डिजॉक्सिन को पकड़ के उस मॉलिक्यूल को पकड़ के डिजॉक्सिन के मॉलिक्यूल को पकड़ के इनएक्टिवेट करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिजॉक्सिन इम्यून फैब। ठीक है, जो कि बाइंड होती है डिजॉक्सिन से और उसको इनएक्टिवेट कर देगी। अच्छा, और हमारे पास जो टाइप एडवर्स रिएक्शन यानी कि कौन कौन से नुकसानदेह असरात हो सकते हैं अगर हमारे पास जहरीले असरात हो जाएँ डिजॉक्सिन के, तो क्या क्या हो सकता है, कार्डिक इफेक्ट, कार्डिक यानी कि दिल पे क्या क्या इफेक्ट होगा। द कॉमन कार्डिक साइड इफेक्ट इज एरिथमिया। पहला साइड इफेक्ट है कार्डिक इफेक्ट, यानी कि दिल पे क्या क्या असरात होंगे। द कॉमन कार्डिक इफेक्ट इज एरिथमिया कैरेक्टराइज बाय स्लोइंग ऑफ एवी कंडक्शन एसोसिएटेड विद एट्रियल एरिथमियाज। अ डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर पोटेशियम इज अ प्राइमरी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इन दिस इफेक्ट। डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करता है, यानी कि वो के एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आते हैं जिसको हम कहते हैं एवी कंडक्शन, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन जो सिग्नल आ रहे होते हैं एट्रिया से वेंट्रिकल्स में उनको क्या कर देते हैं, उनको इरेगुलर तरीके से लेके आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं एरिथमिया। ठीक है, तो कभी कभी डिजॉक्सिन क्या कर सकते हैं, एरिथमिया कॉज कर सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है यानी कि एरिथमिया एक और तरीके से भी हो सकता है अगर हमारे पास कार्डिक मसल सेल के अंदर यानी कि दिल के सेल्स के अंदर क्या हो, पोटेशियम लेवल कम हो, यानी कि पोटेशियम आयन जो हो कम हो। क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम क्या करते हैं, हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। जब पोटेशियम कम होगा तो इससे भी इरिथमिया हो सकता है। ठीक है, अब बेसिकली जब इरिथमिया होगा इसका मतलब क्या है कि हार्ट के जो सेल्स हैं सेंसिटिव होगा, क्या होगा, सेंसिटिव, यानी कि थोड़ा सिग्नल मिलने पर क्या हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सिग्नल मिल रहा है उनको, वो रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो इससे इरिथमिया कॉज होता है।
सेकंड कैटेगरी हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट, यानी कि डिजॉक्सिन लेने से पेट से रिलेटेड क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो क्या हो सकता है, एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। नौसिया मतलब उल्टी की वाली कैफियत हो सकती है। वॉमिटिंग या कभी कभी उल्टी हो भी सकती है डिजॉक्सिन लेने से। तो ये सारी हमारे पास क्या है, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। दीज इंक्लूड हेडेक, फटीग, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन, अल्ट्रेशन ऑफ कलर परसेप्शन एंड हेलोस ऑन डार्क ऑब्जेक्ट। डिजॉक्सिन क्या करते हैं, डिजॉक्सिन ब्रेन और नर्व्स पे क्या क्या इफेक्ट करता है। हेडेक सर दर्द कर सकता है, फटीग थकन महसूस होती है, या फिर कन्फ्यूजन घबराहट होती है। ब्लड विजन क्यों होती है, क्योंकि डिजॉक्सिन इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमारे पास ब्रेन और हार्ट के नर्व तो डिस्टर्ब हो ही रहे थे, लेकिन साथ साथ क्या होगा, साथ साथ जो आइज़ के नर्व है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आई के नर्व पे भी क्या करेगा, डिजॉक्सिन इफेक्ट करेगा, और जो आइज़ के अंदर लेयर होती है रेटिना, उसको भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, इन दो वजूहत की बिना पर क्या होगा, ब्लड विजन नजर आएगी, धुंधलापन नजर आएगा। अल्ट्रेशन ऑफ कलर परसेप्शन, क्योंकि जो डिजॉक्सिन क्या करेगा, डिजॉक्सिन बेसिकली आइज़ के अंदर कलर सेंसिंग सेल को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, इस वजह से कलर पहचानने में मुश्किल होगी। आगे लिखा हुआ है हेलोस ऑन डार्क ऑब्जेक्ट, यानी कि वो बंदा जब अगर देखेगा डिम लाइट में, फिर बिल्कुल रोशनी में नहीं देखेगा, डिम लाइट या बिल्कुल डार्क में देखेगा, तो उसको चीज़ के इर्द गिर्द, जिसको देख रहा है उस चीज़ के इर्द गिर्द उसको दिखाई देगा, लाइट का एक दायरा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास इसने डिजॉक्सिन ने क्या कर दिया, नर्व्स को डिस्टर्ब कर दिया, आई के नर्व को। इस वजह से जो आइस हैं उनको कलर इंटरप्रेट करने में मुश्किल हो रही है। इस वजह से क्या होता है, चीज़ के इर्द गिर्द दायरा दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं हेलोस ऑन डार्क ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट के एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट लाइक डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट का मतलब होता है वो दवाएं जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करें। अगर नेगेटिव लिखा होता है, नेगेटिव का मतलब क्या, वो दवाएं जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करें। यहाँ पॉजिटिव लिखा है मतलब क्या, यानी कि उन दवाइयों की बात हो रही है जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करती है। जैसे कि डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली लिखा हुआ है इंक्रीज कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या करता है, हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड इससे क्या होता है, कार्डिक आउटपुट, यानी कि 1 मिनट में जो खून पंप करने की एबिलिटी होती है हार्ट की बढ़ जाती है, यानी कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। तो बस ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे लिखा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड एंड विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग। तो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड कहाँ से मिलता है, हम जानते हैं किससे मिलता है, डिजिटैलिस फॉक्स ग्लो प्लांट होते हैं पर्पल कलर का, तो वहाँ से मिलता है। और मोस्टली कौन सा हम ड्रग यूज़ करते हैं, डिजॉक्सिन, क्योंकि डिजॉक्सिन में बहुत रिसर्च है। ये बाकी भी हमारे पास डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड है, डिजिटॉक्सिन हो गया, लोवोटामीन हो गया, ये भी हैं, लेकिन डिजॉक्सिन में बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्च हुई है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। एमसीक्यू के हमारे पास है, हाउ डू कार्डिक ग्लाइकोसाइड इंक्रीज हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्टिविटी एंड व्हाट इज द थेरेपेटिक इंडेक्स। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये हार्ट के मसल सेल के अंदर क्या कर देंगे, फ्री कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। जब फ्री कैल्शियम इंक्रीज़ होगा सेल के अंदर, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो क्या करते हैं, बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम कंसंट्रेशन, और इनका थेरेपेटिक इंडेक्स कह सकते हैं नैरो होता है। नैरो मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ही कम थेरेपेटिक इंडेक्स है, यानी कि इनकी सेफ डोज और इनकी हार्मफुल डोज के दरमियान बहुत थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल ये सेफ डोज है, ये हार्मफुल डोज है, यानी कि थोड़ी सी डोज बढ़ाने पर क्या होगी, ये डोज हार्मफुल हो गई। तो बहुत ही नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे लिखा है एमसीक्यू 4 में, व्हाट आर द क्लिनिकल यूज एंड टॉक्सिसिटी रिस्क ऑफ डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड। डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड को हम यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर में, यानी कि जब हार्ट वीक हो, हार्ट से पम्प ना कर पा रहा हो। ठीक है, तो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। एंड टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर थोड़ी सी डोज भी बढ़ जाए इसकी, तो क्या हो सकता है, एरिथमिया, यानी कि हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। एमसीक्यू 5 में लिखा है, विच आयंस फ्लो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्डिक ग्लाइकोसाइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं बेसिकली सिर्फ सोडियम और कैल्शियम आयन के फ्लो को अफेक्ट करते हैं, बाकी जो आयन्स हो गए उनको इतना अफेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यू 6 में लिखा है, व्हाट इज द नॉर्मल आयन एक्सचेंज रेशियो ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इन कार्डिक सेल। तो हम जानते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक पंप होता है जो कि क्या करता है, 3 सोडियम को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, बदले में 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। आगे लिखा है एमसीक्यू 7 में, हाउ डज डिजॉक्सिन अफेक्ट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। डिजॉक्सिन क्या करता है, जो हमारे पास पंप होता है कार्डिक मसल सेल के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर, उस पंप का नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, यानी कि वो एटीपी का खर्च करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, सोडियम को क्या करते हैं, बेसिकली बाहर निकालते हैं और पोटेशियम को अंदर लेके आ जाते हैं। लेकिन ये डिजॉक्सिन क्या करते हैं, डिजॉक्सिन इस पंप को ब्लॉक करते हैं, यानी कि अब सोडियम जो होता है, सोडियम बाहर नहीं जा पाता और पोटेशियम सही से अंदर नहीं आ पाता। तो ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट है।
मार्केटली इनहिबिट द पंप एक्टिविटी, क्या करेगा, इस पंप की एक्टिविटी को डिजॉक्सिन क्या कर देता है, कम करता है, ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। आगे लिखा है MCQ 8 में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम ATPs ऑन इंटरसेलुलर सोडियम लेवल। अगर हमारे पास ये पंप जो था ब्लॉक हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली सोडियम पर क्या असर पड़ेगा। तो हम जानते हैं जब हमारे पास पंप ब्लॉक हो गया तो बेसिकली सोडियम का जो लेवल होगा सेल के अंदर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम, यानी कि सेल के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। MCQ 9 हमें कह रहा है कि क्या हो गया, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम कैल्शियम पंप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पंप का काम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पंप तब काम करते हैं हमारे पास एक जगह आयन का डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर काफ़ी अमाउंट में क्या है, सोडियम जमा है, बाहर भी काफ़ी अमाउंट में सोडियम है, ठीक है। तो पंप सही से काम नहीं कर पाएगा। इस पंप का काम क्या था कि सोडियम को सेल के अंदर लेकर आना, बदले में कैल्शियम को बाहर निकालना, लेकिन अब क्या है, सोडियम जो है सेल के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बेसिकली जो सोडियम का फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ वो बहुत ही कम होगा, बदले में जो कैल्शियम का फ्लो होगा बाहर की तरफ वो भी बहुत ही कम होगा, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्लूजन, यानी कि जो कैल्शियम बाहर जा रहा है बहुत ही कम जा रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है, जो इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम, जो अंदर सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है MCQ 10 में, व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम इन कार्डिक मसल डिजॉक्सिन, कि हमारे पास क्या हो गया, सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गया, कैल्शियम जमा हो गया डिजॉक्सिन की वजह से, तो क्या होगा, कार्डिक मसल सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। बाकी सब में डिक्रीज लिखा हुआ, ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, रिलैक्स नहीं करता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी को क्या करता है, डिजॉक्सिन बढ़ाता है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। आगे लिखा है MCQ 11 में, वाई कैन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरिथमियास, इसका मतलब है कि डिजॉक्सिन की अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज, डिजॉक्सिन की अमाउंट इंक्रीज है, इसका मतलब क्या होता है कि एरिथमिया का खतरा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्डिक मसल सेल है उसके अंदर फ्री कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन ने क्या किया, फ्री कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ा दिया, इससे क्या होता है, इस कार्डिक मसल सेल को थोड़ा सा सिग्नल मिलेगा, सिग्नल थोड़ा सा ही क्यों ना होगा, ये क्या हो जाएगा, ओवर रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा और ओवर रिएक्ट करेगा, तो इससे क्या होता है, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि हार्ट इरेगुलर तरीके से धड़कता है और जो हमारे पास सिग्नल आ रहे थे सिग्नल इरेगुलर तरीके से आ रहे थे, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्यों हुआ कि, क्योंकि इसने क्या किया, फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम इंक्रीज है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो कार्डिक सेल थे हाइपर एक्साइटेबल हो गए, यानी कि हल्का सिग्नल कहीं से आ रहा है, क्या कर लेंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। आगे लिखा है MCQ 12 में, व्हाट इफेक्ट डज डिजॉक्सिन हैव ऑन हार्ट रेट। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ 12, व्हाट इफेक्ट डज डिजॉक्सिन हैव ऑन हार्ट रेट। हम जानते हैं डिजॉक्सिन के कार्डिक ग्लाइकोसाइड, इसके दो मेन इफेक्ट होते हैं, एक क्या करना कि कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, सेकंड इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली हार्ट रेट को लो करता है, ठीक है। हार्ट रेट को लो किस तरीके से करता है, ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है वेगल नर्व को, वेगल नर्व जब स्टिमुलेट होती है, वेगल नर्व क्या करती है, हार्ट को काल्म रखती है, ठीक है। अब वेगल नर्व से बेसिकली क्या होता है, एवी कंडक्शन सिस्टम जो होता है हमारे पास, ऐसे नोड नहीं, एवी नोड, जो एवी नोड होता है, एवी का कंडक्शन सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा लो हो जाएगा, जिससे जो हार्ट रेट हो जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, तो हमारे पास इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। MCQ 13 है, हाउ डज डिजॉक्सिन अफेक्ट AV नोड कंडक्शन सिस्टम। डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन हमारे पास जो AV नोड होता है, ठीक है, AV नोड में क्या करता है, जो सिग्नल आ रहे होते हैं एट्रिया से इरेगुलर तरीके से और फास्ट तरीके से अगर आ रहे हैं तो क्या करेगा, उनको उनकी स्पीड स्लो कर देगा, ताकि क्या हो जाए, ताकि वेंट्रिकल्स को प्रॉपर मैनेजेबल स्पीड से क्या मिले, सिग्नल्स मिले। अगर हमारे पास वही सिग्नल जो फास्ट और इरेगुलर तरीके से आ रहे थे तो उसको डायरेक्ट भेज देगा, तो क्या हो सकता है कि वेंट्रिकल्स भी इरेगुलर तरीके से और फास्ट तरीके से क्या करेंगे, बीट करेंगे, ठीक है। लेकिन डिजॉक्सिन क्या करता है, AV नोड में इनकी स्पीड स्लो करेगा ताकि वेंट्रिकल्स को प्रॉपर सिग्नल मिले, ठीक है। इससे जो हार्ट बीट होगी मोर कंट्रोल तरीके से होगी और हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। इट स्लोज डाउन कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू द AV नोड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे लिखा है MCQ 14 में, हाउ व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन ऑन कार्डिक आउटपुट एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। होता है कि हमारे पास डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देगा, इसका मतलब क्या है, हार्ट जो होगा नॉर्मल हार्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये इफेक्टेड हार्ट नहीं था बल्कि नॉर्मल हार्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, नॉर्मल हार्ट की तरह हो गया, और इसमें बेसिकली जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ये जो हार्ट है ये बेसिकली कम मेहनत में क्या करे, कम मेहनत में ज़्यादा काम कर रहा है, यानी कि इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए इसकी ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल हार्ट की तरह हो गई। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो नॉर्मल हार्ट से भी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कम मेहनत से क्या करते हैं, बहुत सारा काम करता है डिजॉक्सिन की वजह से। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, हाउ डज डिजॉक्सिन इन्फ्लुएंस पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। होता है क्या हमारे
डिजॉक्सिन ने क्या किया, डिजॉक्सिन ने बॉडी में खून की वेसल को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, ठीक है, जिससे जो होगा खून ईजिली फ्लो करेगा। दूसरा काम क्या किया डिजॉक्सिन ने, ये डिक्रीज़ कर दिया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को। इसका मतलब क्या होता है, हार्ट में जो खून था कॉन्ट्रैक्शन से पहले, वेंट्रिकल्स में, हार्ट के वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले खून था उसके अमाउंट को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि एक तो क्या हमारे पास वेन्स क्या है, डायलेट है, जिसकी वजह से खून ईजिली फ्लो करे। दूसरा क्या हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन से पहले हार्ट में जो खून था वेंट्रिकल्स में वो भी कम है, यानी कि हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ी है, हार्ट को इतना खून पंप नहीं करना पड़ा बॉडी से बाहर। तो इसका मतलब क्या, डिजॉक्सिन ने क्या किया कि हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ी बिकॉज ऑफ डिजॉक्सिन। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाई इज डिजॉक्सिन यूज्ड इन एट्रियल फिब्रिलेशन। हम जानते हैं डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन जो सिग्नल आ रहे होते हैं एट्रिया से इरेगुलर तरीके से आ रहे हैं और फास्ट तरीके से आ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ये क्या करेगा, ये एवी नोड में जब ये सिग्नल आएंगे तो उनको क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है, इनको स्लो कर देगा प्रॉपर तरीके से ताकि वेंट्रिकल से पहुँचे, ठीक है, ताकि हमारे पास हार्ट जो हो, हार्ट की बीट नॉर्मल तरीके से हो, कंट्रोल तरीके से हो। तो बेसिकली इसलिए डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं ताकि क्या करें, ये एवी नोड में कंडक्शन को स्लो कर दे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी, बिकॉज इट स्लोज डाउन एवी नोड कंडक्शन सिस्टम एंड रेड्यूस वेंट्रिकुलर रेट, ठीक है, ताकि जो वेंट्रिकल से सिग्नल पहुँचे प्रॉपर तरीके से पहुँचे, ठीक है। MCQ 17, इन विच कंडीशन इज डिजॉक्सिन थेरेपी प्राइमरीली इंडिकेटेड। तो हमारे पास कौन सी हालत है जिसमें डिजॉक्सिन को देंगे। तो हम जानते हैं डिजॉक्सिन बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, मेनली ये लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर किसी का लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिस्फंक्शन यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो उसमें क्या डिजॉक्सिन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो खून होता है बेसिकली पूरी बॉडी में पंप होना होता है। तो अगर ये फेल है यानी कि पूरी बॉडी में सही से खून पंप नहीं होगा तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, डिजॉक्सिन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा और पूरी बॉडी में जो होगा खून सही से पंप होगा, ठीक है। तो डिजॉक्सिन बहुत फ़ायदेमंद है इस केस में। और लेकिन ये यूज़ तब करेंगे जब एसी इनहिबिटर यूज़ करके देख लिए काम नहीं बना, या फिर जब डाययूरेटिक भी यूज़ कर लिए तो भी काम नहीं बना। तो बेसिकली ये ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, पहले दूसरी मेडिसिन को ट्राई करेंगे। अगर ये काम नहीं करें तो डिजॉक्सिन हमारे पास बाद में ऑप्शन आता है, क्योंकि डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, ठीक है। डिजॉक्सिन की जो हमारे पास थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत ही लो है, ठीक है, यानी कि अगर थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट को हार्म हो सकता है फ़ायदे के बजाय। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे लिखा है MCQ 18 में, इज डिजॉक्सिन इंडिकेटेड इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन अलोन। MCQ 18 हमारे पास है, इज डिजॉक्सिन इंडिकेटेड इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन अलोन, यानी कि डिजॉक्सिन को सिर्फ एट्रियम में अगर सिग्नल इरेगुलर तरीके से आ रहे हैं, फास्ट तरीके से आ रहे हैं तब यूज़ करेंगे, नहीं। हम जानते हैं कि कई कंडीशन और हो सकती है, जैसे कि हमारे पास कंडीशन है कि अगर वेंट्रिकल सही से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे तो हम डिजॉक्सिन को देते हैं। तो हम जानते हैं कि और भी कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी, नो डिजॉक्सिन इज नॉट इंडिकेटेड इन पेशेंट विद द एट्रियल फिब्रिलेशन अलोन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि डिजॉक्सिन उनको देंगे जिनका एट्रियम में सिग्नल इरेगुलर तरीके से आ रहे हैं, फास्ट तरीके से आ रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ 19, विच आइनोट्रोपिक एजेंट कैन बी गिवन इंट्रावेनसली इन हॉस्पिटल एज एन अल्टरनेटिव टू डिजॉक्सिन। हम जानते हैं डिजॉक्सिन की ओरल फॉर्म क्या होती है, अवेलेबल होती है, इसको मुंह के जरिए हम ले सकते हैं। लेकिन डोवोटामिन हमारे पास क्या है, डोवोटामिन एक ऐसी अल्टरनेटिव है, यानी कि भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन बेसिकली इसकी ओरल फॉर्म अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसको हम देते हैं IV के ज़रिए, क्योंकि अगर इसको ओरल देंगे तो ओरल देने से फ़ायदा नहीं है, यानी कि इसकी मेटाबॉलिज्म कुछ इससे आके है कि ओरल देने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि IV के ज़रिए देनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये डिजॉक्सिन का ही अल्टरनेटिव है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इसकी IV फॉर्म अवेलेबल होती है, IV फॉर्म, ठीक है। इसलिए इसको हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं जब हमें इमरजेंसी वगैरह और डिजॉक्सिन की अल्टरनेटिव के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी। आगे लिखा है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑफ कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द वेंट्रिकल इज ओवर स्ट्रेच। तो हम जानते हैं कि फ्रांक स्टार्टिंग लॉ के मुताबिक क्या है कि अगर हमारे पास कार्डिक मसल थोड़े से स्ट्रेच होंगे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्डिक मसल ओवर स्ट्रेच कर जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाए, तो बेसिकली फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, बल्कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिमिनिश वैन ओवर स्ट्रेच, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन की ताकत थी कि हमारे पास मसल स्ट्रेच हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन अगर मसल ओवर स्ट्रेच हो जाए बेसिकली तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, डिमिनिश, खत्म हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिमिनिश वैन ओवर स्ट्रेच, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। आगे लिखा है MCQ 21 में, हाउ डज डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट द वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व। करेक्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, कि क्या करेगा, इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा। इस तरीके से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में हार्ट कितना खून पंप करे। तो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है तो बेसिकली 1 मिनट में हार्ट ज़्यादा बार क्या करेगा, खून को पंप करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी। आगे लिखा हुआ है, डिजॉक्सिन डोजिंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन। डिजॉक्सिन की जो डोज होती है किस पे बेस करती है, बेसिकली हम जानते हैं कि डिजॉक्सिन जो होता है इसका हम वेट किस तरीके से, यानी कि इसकी डोज का किस तरीके से हिसाब लगाते हैं कि हम वेट करते हैं, वज़न निकालते हैं किस किस चीज़ का, कि बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनका वज़न देखेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे मसल्स का वेट लेंगे, ऑर्गन का वेट लेंगे, फ्लूइड का वेट लेंगे, इन तीनों का वेट लेंगे।
ठीक है, मसल्स, ऑर्गन और फ्लूइड का, लेकिन फैट का वेट नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर फैट का हम वेट इंक्लूड कर लेंगे तो अगर कुछ शख्स मोटा है तो उसकी फैट ज़्यादा है, यानी कि उसकी डिजॉक्सिन की डोज क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। तो अगर डिजॉक्सिन की डोज ज़्यादा है तो बेसिकली क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम फैट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वैसे भी फैट में बेसिकली डिजॉक्सिन जो होती है बहुत ही कम स्टोर होती है, ज़्यादा कहाँ जाती है, इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी। पेशेंट्स लीन बॉडी वेट। लीन बॉडी वेट का मतलब क्या होता है, इन तीन चीज़ों को इंक्लूड करके क्या करते हैं, वेट निकालते हैं, फैट को इंक्लूड नहीं करते। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे लिखा है MCQ 23 में लिखा हुआ है वाई मे पेशेंट विथ लीवर डिसीज रिक्वायर डिक्रीज डिजॉक्सिन डोसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन जो होता है, डिजॉक्सिन की जो मेनली एलिमिनेशन होती है वो होती है किडनी के जरिए, यानी किडनी से यूरिन, फिर यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन डिजॉक्सिन की थोड़ी बहुत जो एलिमिनेशन होती है वो होती है लीवर के जरिए। लीवर क्या करता है, लीवर में जो एंजाइम होते हैं एक्ट करते हैं इस पर, और बेसिकली फिर बनता है बाइल, बाइल से फिर फेसिस के जरिए बॉडी से निकल जाएगा। यानी कि थोड़ी बहुत एलिमिनेशन लीवर के जरिए होती है और मेनली एलिमिनेशन होती है किडनी से यूरिन के जरिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन है, बिकॉज डिजॉक्सिन इज मेटाबोलाइज एक्सटेंसिवली बाय द लीवर, यानी कि लीवर के एंजाइम भी क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर लीवर की खराबी या लीवर का मसला है तो इसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी डिजॉक्सिन की। MCQ 24 है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन एंड इट्स मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन। तो हम जानते हैं डिजॉक्सिन जो होता है मेनली एलिमिनेट होता है किडनी के जरिए और थोड़ा बहुत एलिमिनेट होता है लीवर के जरिए। तो ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये होता है डिजॉक्सिन की जो अमाउंट थी, फॉर एग्जाम्पल इतनी ली थी, तो इतनी जब बॉडी से निकलेगी वो कितने टाइम में निकलेगी, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, यानी 36 हार्स में निकलती है। आधी दवाई जो निकलेगी वो तकरीबन इतने टाइम में निकलेगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। आगे MCQ 25 में लिखा है वाई वॉज डिजॉक्सिन लार्जली रिप्लेस्ड डिजिटॉक्सिन इन क्लिनिकल यूज़। नेक्स्ट MCQ है वाई हैज़ डिजॉक्सिन लार्जली रिप्लेस डिजिटॉक्सिन इन क्लिनिकल यूज़। तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन हम हमेशा इसको रिप्लेस इससे क्यों करते हैं, तो इसकी वजह क्या है, डिजॉक्सिन जो होता है, डिजॉक्सिन के काम करने का टाइम वो जल्दी होता है, इसका काम करने का टाइम जो है स्लो। फॉर एग्जाम्पल इसका काम करने का टाइम में 5 to 7 मिनट्स, इसका काम करने का टाइम है 1 hour या 2 hour। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका काम करने का टाइम क्या है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और ये बॉडी से जल्दी निकल जाएगी, लेकिन ये बॉडी से बहुत देर से निकलेगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, लेकिन दोनों का बेसिकली मसले, दोनों के साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये जल्दी काम करिए और जल्दी बॉडी से निकलेगी। तो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है व्हाट इज़ यूज वैन एक्यूट डिजिटलाइजेशन विद डिजॉक्सिन इज नीडेड, यानी कि डिजॉक्सिन की नीड है इमरजेंसी में, तो क्या करते हैं, इसकी डोज को बढ़ा कर देंगे। इसकी डोज ये थी आम डोज, इसकी डोज से बढ़ा कर देंगे, इसको हम कहते हैं लोडिंग डोज देंगे। ठीक है, क्या देंगे, लोडिंग डोज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज, जो कि आम डोज होगी वो देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर जल्दी इफेक्ट चाहिए तो क्या करेंगे, आम डोज से शुरू में बढ़ा कर देंगे, फिर दोबारा स्लो स्लो क्या कर देंगे, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करेंगे, बढ़ा कर देंगे, फिर उसके बाद जो आम डोज होगी वो देंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है, लोडिंग डोज रेकमेंड। और इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिजॉक्सिन जो होता है मेनली एलिमिनेट होता है किडनी के जरिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और डिजॉक्सिन का जो हाफ लाइफ होता है वो तकरीबन 36 हार्स होता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे लिखा हमारे पास लिखा है वाई डू पेशेंट विथ हेपेटाइटिक डिसीज रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट टू डिजॉक्सिन, क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन जो होता है वो मेनली एलिमिनेट तो होता है किडनी के जरिए, लेकिन थोड़ा बहुत एलिमिनेशन होती है इसकी लीवर के जरिए, यानी कि लीवर में क्या करते हैं, लीवर के एंजाइम ऐड करते हैं, फिर बाइल से फिर फिजिक्स के जरिए बॉडी से निकलता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, डिजॉक्सिन इज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज बाय द लीवर बिफोर एक्सक्रीशन। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है वाई हैज़ डिजॉक्सिन रिप्लेस डिजिटॉक्सिन इन क्लिनिकल यूज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में क्या करते हैं, अमेरिका में डिजॉक्सिन को यूज़ करते हैं डिजिटॉक्सिन की वजह से। क्यों करते हैं, क्योंकि डिजॉक्सिन जो होता है इसको ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, कम है। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दवाई दी, दवाई देने के बाद क्या होगा, कितने टाइम बाद ये काम करेगा, तो बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा। जबकि ये जो होगा ये बहुत टाइम लेगा और ये बॉडी से बहुत जल्दी निकल जाएगा, ये बॉडी में बहुत देर से निकलेगा, यानी कि बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, डिजॉक्सिन हैज़ अ शॉर्टर हाफ लाइफ एंड ईजियर डोज एडजस्टमेंट। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है MCQ 32 में विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि किस इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो क्या हो सकती है, डिजॉक्सिन के जहरीले असरात हो सकते हैं। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास पोटेशियम की कमी हो जाए, खून में पोटेशियम की कमी यानी कि हाइपोकैलेमिया, ब्लड में क्या है, पोटेशियम की कमी है, तो बेसिकली क्या होगा, डिजॉक्सिन के जहरीले असरात हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिजॉक्सिन उस जगह काम करता है जहाँ पोटेशियम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पोटेशियम काम कहाँ करता है, पोटेशियम कहाँ काम करता है, सोडियम पोटेशियम ATPs पंप पर। ठीक है, डिजॉक्सिन कहाँ काम करता है, ये इसी पंप पे काम करता है। ठीक है, पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम ATPs पंप। ठीक है, अब ये डिजॉक्सिन क्या करेगा, पोटेशियम कम है खून में, यानी कि ब्लड में क्या है, पोटेशियम कम है, तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, इस जगह पर आके क्या करेगा, स्ट्रांगली बाइंड करेगा। स्ट्रांगली बाइंड का मतलब क्या है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा डिजॉक्सिन का वो स्ट्रॉगर इफेक्ट होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, मोर पावरफुल होगी, यानी कि डिजॉक्सिन का क्या होगा, जहरीले असरात हो जाएंगे। जहरीले असरात, फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होना शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है।
आगे लिखा हुआ है हमारे पास, व्हाट इज़ अ कॉमन कार्डिक साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि डिजॉक्सिन के जहरीले स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट है हमारे पास कॉमन, कि इससे क्या होता है एरिथमिया, यानी कि हार्ट का रिदम डिस्टर्ब होने का खतरा होता है, क्योंकि अब हार्ट क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर बीट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें हार्ट जो होता है इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, तो एरिथमिया का खतरा होता है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे लिखा है विच गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स आर कॉमनली सीन इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि डिजॉक्सिन के जहरीले स्राव होगा, ठीक है, तो इसमें कौन से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि कौन सी बीमारियां इससे रिलेटेड हो सकती है, तो कौन सी अलामत हो सकती है, तो हम जानते हैं एनोरेक्सिया, यानी कि भूख कम लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, नौसिया, उल्टी होना शुरू हो जाए, उल्टी वाली कैफियत हो जाएगी, उल्टी हो नहीं रही लेकिन उल्टी वाली कैफियत हो रही, वॉमिटिंग, कभी भी उल्टी हो भी सकती है, ठीक है, तो ये बीमार, ये मतलब अलामत हो सकती है डिजॉक्सिन की अगर जहरीले असर हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। आगे लिखा है विच सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स में अगर इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि दिमाग से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स, तो हम जानते हैं हेडेक, सर दर्द होगा, फटीग, थकान महसूस होगी, कन्फ्यूजन, उलझन होगी, ब्लड विजन धुंधला नजर आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नर्व्स होंगे, आइज़ के नर्व डिस्टर्ब होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है, डिजॉक्सिन की अमाउंट बढ़ गई, इस वजह से आई के नर्व भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अल्टर्ड कलर परसेप्शन, यानी कलर पहचानने में मुश्किल होगी, क्योंकि कलर सेंसिंग जो सेल थे आई में, रेटिना पे भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा डिजॉक्सिन, ठीक है, तो जो कलर सेंसिंग सेल थे वो डिस्टर्ब हो गए, इसलिए कलर पहचानने में मुश्किल होगी, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर सिवियर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर किसी को डिजॉक्सिन जो था उसका इफेक्ट जल्दी प्रोड्यूस हो गया, यानी कि डिजॉक्सिन के जो असरार थे वो जहरीले हो गए, तो क्या तरीका है, किस तरीके से इलाज करेंगे, तो क्या करेंगे, एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन इम्यून फैब एंटीबॉडी, ये बेसिकली क्या है, एक एंटीबॉडी का नाम है, ये क्या करेंगी, ये एंटीबॉडी जाएगी और डिजॉक्सिन के जहाँ जहाँ बेसिकली वो होगी अटैच्ड होगी, उसको क्या कर देगी, उसको जाके बिल्कुल वो कर देगी, बेकार कर देगी, यानी कि उस पर अटैक करके क्या कर देगी, उसको बेकार कर देगी, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है।